अरे कुछ और रिएक्शंस में देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो संजय राउत साहब, वो 2 दिन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बने। कुछ भी हो जाए, इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। अच्छा, नाना पटोले का आज का रिएक्शन आया। अब ठीक है, जिस हर दिन जो है कि कोई ऊपर नीचे होता है, कोई नीचे होता है, आज उन्होंने कहा शिंदे के मुंह से जलेबी छिन गई। इंटरेस्टिंग है कि उनको मिठाई भी जलेबी याद आई। शिंदे की जो महाराष्ट्र में खाई नहीं जाती। तो वो नाना पटोले कह रहे हैं जो हारते हारते जीत किसी तरीके से जीते, 205 वोटों से जीते, जो मुख्यमंत्री बन रहे थे, वो हारते हारते जीते हैं नाना पटोले। लेकिन लग रहा है जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं सौरभ, नाना पटोले, वाकई है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिंदे शिवसेना में, खासतौर पर शिवसेना में भी 2 गुट है। कम से कम 10, 15, 20 लोग ऐसे होंगे जो कि देवेंद्र फडणवीस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो चुनकर विधायक आए हैं उनमें, बाकी उनके हैं शिंदे के। तो उनके अंदर ये तीखापन, ये विषैलापन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मामला इस हद तक चला गया था कि पॉइंटर्स बना के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि, और स्वाभाविक सी भी बात है कि कोई आउटसाइड चांस कभी था नतीजों के आने के बाद एकनाथ शिंदे का सीएम बनने का? दूर दूर तक नहीं। और बहुत पहले आपको याद होगा कॉफी के शो में उस समय मैंने कहा था कि अगर बीजेपी अपने दम पे 95-100 लाती है तो तय मानिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और ये पहले से एकदम था। और क्यों दे बीजेपी आपको, एक बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया। और पूरे विपक्ष के पास यही एकमात्र फॉल्ट लाइन है जिस पर वो खेलने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बड़ी गलती शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। तो संजय राउत का आप देखिएगा आने वाले दिनों में सारा उनके बाणों का जो है वो लक्ष्य जो है वो शिंदे होंगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, इनके मन में अनरेस्ट पैदा करेंगे। हाँ। और फडणवीस क्या करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू में ही देखेंगे, आपकी जो जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से, कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो कमज़ोर कड़ी शिंदे की रही होगी उस सब पे देवेंद्र फडणवीस का एक्सेस रहेगा। उसके बाद वो दबाव में रहेंगे कि कुछ ऐसा काम ना करें जिसे सरकार चलाने में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स एकदम से ऐसी रही। अपनी पार्टी के नेताओं को निपटाने में नहीं कोर कसर छोड़ते तो दूसरे को कैसे छोड़ेंगे, खासतौर पे तब जब अंदर खाने ये सब चीज़ें दिखी हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने कोल्ड वाइब्स एक्सचेंज हो रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस बहुत असहज थे उससे। अजीत पवार हैं ही साथ में पीठ ठोकने के लिए कि हाँ इसको ये किया जाए, वो किया जाए। तो यहाँ पर शिवसेना और शिंदे के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कैसे धैर्य रखते हुए आप अपनी राजनीति को साधें। और उनके साथ एक भरोसा ज़रूर है कि दिल्ली बीजेपी का टॉप लीडरशिप उनके साथ ज़रूर, उनके साथ वो उपयोगिता उनकी 5 साल मतलब नए थे 2014 में। नितिन गडकरी जैसे नेता से निपट लिया उन्होंने अगर, तो ये कम छोटी उपलब्धि नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद बहुत सारे विधायकों के साथ नितिन गडकरी चाय पी चुके थे। अच्छा, हाँ, वो बनना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ की जो टॉप लीडरशिप है वो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, वक्त कैसे बदलता ना, भी हम इलेक्शन से पहले ये बात करते थे कि अजीत पवार साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बीजेपी को उनकी ज़रूरत नहीं है, बैगेज तो नहीं बन गए। अब अजीत पवार ज़्यादा प्यारे हो गए बीजेपी को। बिल्कुल, जिस तरह से अजीत पवार ने परफॉर्म किया, सब कह रहे थे कि सबसे कमजोर कड़ी होगी। अजीत पवार को भी लग रहा था कि मैं बारामती से जीतूंगा कि नहीं, मतलब टफ फाइट रहेगी और 10-12 सीटें आएगी। मीडिया भी और सारे सर्वे में आ रहा था कि को भेजा उन्होंने बिल्कुल कि भाई 10-15 सीटें आज जीतेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से मतलब जो लोकसभा का जो परिणाम रहा था उसका एकदम उल्टा परिणाम विधानसभा में आ जाए और आप 41 सीटें। इलेक्शन मैनेजमेंट भी काम करता है, हमेशा नहीं करता है। उसका उदाहरण है अजीत पवार। नरेश अरोड़ा जो उनका मैनेज कैंपेन देखा, जो अशोक गहलोत का देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहली जो बैठक हुई उसमें पार्टी के लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने को मिले, उस पर हमको दबाव डालना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं, हमको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। कितनी सीटें जीत सकते हैं, बेमतलब ज़्यादा सीटें लड़ने से कुछ नहीं होगा। अजीत पवार का जो है वो पर्सनालिटी मेकअप किया कि आप कभी मुस्कुराते ही नहीं पब्लिक में तो ये इसको बदलिए। और फिर इस तरह की कई कदम जो है किस तरह से, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग मैनिफेस्टो बनवाया जहां अजीत पवार की पार्टी लड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों का भी असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर होता है जब पब्लिक साथ हो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। नहीं तो कितनी भी स्ट्रेटजी हो, बड़े से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट हो, कोई काम नहीं आता है। तो महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद मन बना लिया था कि हमको बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाना है।
उन्हीं को आगे बढ़ाना है। कुछ कट्टू साइज अजीत पवार भी होंगे, मैं पावर के मामले में कह रहा हूं। बिल्कुल 100% सर, मैं यही कहने जा रहा था कि हालांकि किसी के बहुत शुभ मुहूर्त में आगे किसी अनिष्ट आशंका की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आगे की ही बात करनी चाहिए। उस हिसाब से आप देखिए कि अजीत पवार की पहली जो ताकत है उसमें से एक ताकत ये भी है उनकी सरकार चलाने के मामले में, मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पे उनकी अच्छी पकड़ रहती है। देवेंद्र फडणवीस भी उसके माहिर हैं, और देवेंद्र फडणवीस के ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ का ऐसा है कि अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तो छोड़ दीजिए, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वहाँ पे जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसके भी जो ऑफिसर हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी बताए जाते रहे हैं, टॉप ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक टकराहट का इशू आता है। दूसरी चीज़ कि अगर बीजेपी को 2029 में 16 बहुमत लाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी गठबंधन को छोड़ देगी, लेकिन टारगेट जब ये है कि बहुमत अपने दम पर लाना है, मतलब आपको और ज़्यादा सीटें लड़नी है, और ज़्यादा सीटें लड़नी है मतलब अपने सहयोगी के घर में घेरेबंदी करनी है, तो वैसे कंडीशन में तो आप उनको पुश करेंगे ही ना, और अजीत पवार अपनी तरफ से पुश करेंगे। तो ये भविष्य की जो राजनीति होने वाली है वो बीजेपी के नेता बखूबी ये देख रहे हैं कि अब क्योंकि शरद पवार निपटे, उद्धव ठाकरे का कुछ वैसा नहीं, तो भविष्य में अजीत पवार उधर जाके विपक्ष की घेरेबंदी कर सकते हैं, इसलिए उनको लेकिन एक सवाल का जवाब आप दोनों लोग दीजिए, क्या अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे? हाँ, इसमें तो कोई मतलब अड़चन वाली चीज़ नहीं रहेगी। देखिए मुझे लगता नहीं, है अड़चन की बात नहीं है, बनेंगे कि मतलब बीजेपी बनाएगी कि नहीं, इसका सवाल। नहीं बनाने जैसा नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि अभी अभी जस्ट जो आपने फॉर्मूला किया उसमें कुछ नया तुरंत कर दें सरकार बनाने को लेके, जो कुछ भी अनरेस्ट दबाने वाला, पुश करने वाली सिस्टम होगा वो 2-2.5 साल के बाद ही, 2-2.5 साल ये ज़रूर चाहेगा लोग कि बहुत स्मूथ चला के जो अच्छे स्कीम्स वगैरह हैं उसको ठीक से कर दें, उसके बाद पुश करना शुरू करें। और पुश करना ही होगा बीजेपी को अगर आप 2029 के अपने टारगेट को, और हमें तो ये बताया गया था बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के द्वारा, जो मैं बार बार याद रखता हूँ, कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है, गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता। जब आप मजबूत हो, सामने वाला कमजोर है उसको दबाओ, जब वो मजबूत है आप कमजोर हैं तो खुद दब जाओ। और ये इतिहास है कि बीजेपी ज्यादातर जिनसे गठबंधन किया उनको खा गई।